तो उसी तरह से मैं पहली चीज आपसे, आपने इस पे एक बड़ा वीडियो किया था जो चर्चित है अभी भी, वो भाई मतलब उस वीडियो को करीब 2 मिलियन 20 लाख लोगों के आसपास 18-20 लाख लोग देख चुके हैं, और आपने यही बात कही थी। मैं अभी जब मैं इस पे बात कर रहा था तो मैंने एक बनारस का भी देखा। बनारस में 5 रोहनिया, सेवापुरी, कैंट, जो 5 विधानसभा सीटें जो मोदी जी के उसमें आती हैं, शहर दक्षिणी और शहर उत्तरी जो सारनाथ वाली सीट है। अब मेरे ख्याल में अगला देखिए स्टेप ये होगा कि जिस तरह से बाल की खाल और दूध का दूध पानी का पानी महादेवपुरा में किया है, मेरे ख्याल में अब बनारस का भी नंबर है। अगर वोटर लिस्ट मिल जाए तो ये बिल्कुल कागज पे ठीक हो जाएगा कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कितना ठीक है। मैं इसी बात से शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर राकेश, कि इस देश के प्रधानमंत्री के इसी पे अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि उनके पास इस तरह का ठीक मत नहीं है, वोट की चोरी करके ही वो इस पद पे हुए हैं। मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूं, और इसको राहुल गांधी गली गली में घूम घूम के इस बात को लोगों के बीच ठीक से पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर राकेश, देखिए सर, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोक विश्वास से चलता है। राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है वो नरेंद्र मोदी की नैतिक सत्ता को हिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से 240 सीटें उनको आई हैं, उनके संसदीय दल ने उन्हें नेता नहीं चुना है, गठबंधन के नेता है उस नाते हुए देश के प्रधानमंत्री। लेकिन 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है, उसने कम से कम देश भर के मतदाताओं के मानस में यह सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता पर यह सवाल लग जाना उनकी नैतिक पराजय। जो व्यक्ति 2 बार लगातार प्रचंड बहुमत से जीते, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानता हो, जिसके समर्थक उसे लिविंग गॉड मानते हो, युगावतार मानते हो, भगवान विष्णु का 11वां अवतार मानते हो, उसका प्रधानमंत्रित्व चौर्य कर्म से पाए गए वोटों पर आधारित है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। राहुल गांधी तो मन से ही नहीं मान रहे होंगे, अब इतने सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं एक विधानसभा सीट के, और उनकी पार्टी, उनके सहयोगी दल जिस तरह से जनता के बीच में इस संदेश को ले जाने में कामयाब हुए हैं कि 2024 का चुनाव संदिग्ध चुनाव, भले अभी अदालत की किसी कसौटी पर, कानून की किसी कसौटी पर नरेंद्र मोदी या बाकी संसदीय सीटों का चुनाव अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं हुआ है, और हो सकता है कभी न हो, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने यह संदेह पैदा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी संदिग्ध वोटों से बने हुए प्रधानमंत्री। अब अगर तुलनात्मक रूप से दोनों लोगों की लोकप्रियता का आकलन करना हो तो वो एक जो दौर था 2012-13 के बाद, नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने के बाद से, गोवा की राष्ट्रीय परिषद के बाद बीजेपी की उनकी जो इमेज बनाई गई थी, लार्जर देन लाइफ, एक डिजिटल इमेज उनकी बनाई गई थी। एक जगह भाषण देते थे बड़ौदा में, 200 जगह स्टेज पर दिखाई देते थे लेजर इमेज के जरिए। वो सारी चीजें भर भरा कर ढह गई। अब देश वो दृश्य देख रहा है, एक वायरल हो रहा है वीडियो वायरल सर, बिहार में कहीं राहुल गांधी निकल रहे हैं, युवक अंबेडकर की फोटो देता है, फिर अपनी शर्ट ऐसे खोल कर दिखाता है, उसके सीने पर राहुल गांधी छपे हुए हैं, उसने टैटू बनवा रखा है। राहुल गांधी गाड़ी से उतरते हैं, उससे मिलते हैं। ये जो दीवानगी अब दिखाई दे रही है, ये इसलिए है कि राहुल गांधी नैतिक और ठोस जमीन पर खड़े हुए हैं। अभी मैं जाने माने साहित्यकार काशीनाथ सिंह का कोई बयान पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, आपके काशी का 80 वर्ष के लेखक काशीनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी इस दौर में इतना इसलिए लड़ पा रहे हैं कि वे नैतिक रूप से कहीं गलत नहीं है, कहीं किसी गलत काम में फंसे नहीं है, वरना ये सरकार उन्हें बख्शती नहीं। इससे भी आगे उन्होंने जाकर ये कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में राहुल गांधी का आकलन महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तरह हो,
आज हमें ये अतिशयोक्ति लग सकती है, राहुल गांधी भी एक राजनेता है, सत्ता के लिए ही राजनीतिक दल का संचालन कर रहे हैं, उनकी सारी लड़ाई, उनका संघर्ष प्रकारांतर से सत्ता के लिए ही होगा। इसके बावजूद वे जिस सत्ता से लड़ रहे हैं, जिस नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड के खिलाफ ताल ठोककर मैदान में, और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे तथा कथित दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ, मोदी के शब्दों, उससे भी लड़ रहे हैं। तो इस वैचारिक लड़ाई से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व को उन्होंने काले घेरे में, एक कालिमा में तो घेर ही दिया है। अब ये लड़ाई आगे चलकर अगले चुनाव में वोटों में कितना बदलती है, ये भविष्य बताएगा। और अंतिम बात, बनारस की आपने बात कही, मेरा जो वीडियो 2 मिलियन के करीब दर्शक होने जा रहे हैं, उसमें इतनी सी बात थी कि बनारस के लोगों ने, बनारस की जनता ने अजय राय, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनके घर जाकर उन्हें सांसद मान लिया है, सांसद घोषित कर दिया है। और हम भूले नहीं है उस दिन मतगणना के दिन के वे हेडलाइन, वो ब्रेकिंग कि नरेंद्र मोदी बनारस में पिछड़े। घंटों तक फिर अपडेट वहां से नहीं आ रहा था, चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप पड़ गई थी बनारस के बारे में अपडेट करने। तो ये यूं ही नहीं है कि 20 लाख लोगों ने हमारा और आपका वीडियो देख लिया, ये इसलिए भी है, ये जो दर्शक है ये भी ये बता रहा है कि उसके दिमाग में भी ये है कि बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो राहुल गांधी के खाते में जा रही है। निश्चित तौर पर इसके लिए जिस तरह के प्रमाण और सबूतों की जरूरत है, साथ में जिस तरह के मनोबल और नैतिक बल की जरूरत है, वो राहुल गांधी के पास है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर राकेश एक बेसिक बात जो उठाई है अनिल सिन्हा जी ने, इसलिए कि दर्शकों को यह भी समझ में आना चाहिए, बूथ लेवल एजेंट की जो टोटल मियाद होती है वो मतदान शुरू होने से लेके मतदान खत्म होने में सील जब वो लगा दिया जाता है, जो ईवीएम बोलिए या मत पेटी बोलिए, इट एंड्स देयर, उसकी वैधता खत्म, उसके बाद उसकी मियाद ही नहीं रहती है। जो ये काम करना चाह रहे हैं, जिसको जो ज्यादा बड़ा काम है, जो मुझे लगता है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट भी वो लम्बा चढ़ा रहा है, जो अनिल सिन्हा साहब कह रहे हैं, एक चीज ये जान लीजिए कि बीएलए पोलिंग एजेंट तक बनने लायक नहीं। पोलिंग एजेंट आपको जब बनाना होता है हर टेबल के लिए, तो आपको नया फॉर्म भर के बनाना होता है कि ये मेरे पोलिंग एजेंट होंगे। और मैं एक चीज कहना नहीं चाहता था, जो बीएलए होते हैं वो आपके सबसे कर्मठ वर्कर नहीं होते हैं, वो थोड़े, अब क्या बोलूं, वो उसका अच्छा नाम, क्योंकि भाई बीएलए होते हैं, वो बीएलए बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं। अब ठीक है, मैं उसको ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हर पार्टी में को वो करना होता है, इसलिए क्या उसमें बोले। अब हो क्या रहा है कि ये एक अवैध चीज को वैधता प्रदान कर रहे हैं। बीएलए हैज नो लोकस स्टैंडिंग, ये इस तरह की कोई चीज ही नहीं है, और ये पार्टी के नहीं होते हैं, जो अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा, ये व्यक्ति के होते हैं, ये व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये पार्टी के नहीं होते हैं। तो ये जो एक सुप्रीम कोर्ट इसको एक वैध करार दे रहा है, ये पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, ये सिर्फ उनको वैध करार देने की बात है। और वो दिन भी दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ये मिल के इलेक्शन कमीशन से, देख लीजिएगा अगर ये रह गया तो उनको कुछ पैसा ऐसा भी दिलवाना शुरू करेगा, क्योंकि ये होगा कि बीएलओ को भी दिया जाता है, तो इनको, बीएलओ सरकारी कर्मचारी होता है, बीएलओ के पास बीएलओ, और उसमें वो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो सरकारी कर्मचारी है, उस बूथ का इंचार्ज है, उस बूथ में कौन किसका नाम कटना है, किसका नाम जोड़ना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। बीएलए हैज नो लोकल स्टैंडिंग। अब मैं जरा एक तो इस पर एक छोटी टिप्पणी कर दीजिएगा कि जो ये गैर कानूनी बात को कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक चीज और है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी जिस सीढ़ी से गए थे ऊपर, वही सीढ़ी उनको नीचे ढकेलेगी, उसका नाम है सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया में मोदी जी को केवल एक आता है कि झूठ फैलाओ, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, ये जो मोदी जी सिखाते थे। लेकिन जो अब सोशल मीडिया आया है वो झूठ पे नहीं है, वो बार बार याद दिलाता है कि मोदी जी किस तरह की निहायत बचकानी और बेकूफी की बातें करते थे। रडार की बात करते थे, नालंदा की, मतलब आन कतान जिसको बोलते हैं। पढ़ने में हिज्जों में कैसे हचर हचर करके पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे तो इतनी गंदी गंदी बातें मुंह से कैसे उनसे निकलती थी कि जो कोई आदमी बोल नहीं सकता है।
एक सोशल मीडिया का ये पक्ष भी है जो झूठ नहीं बोल रहा है, मोदी जी को आईना सुबह से शाम तक दिखा रहा है और मोदी जी उसी रास्ते से नीचे आएंगे। मैं इस पे भी आपकी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि हम और आप सोशल मीडिया के नैरेटिव को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, अच्छा या बुरा जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पे भी एक टिप्पणी आपकी। और ये जो अवैध को वैध बनाने की कोशिश है इस चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी की, डॉक्टर राकेश। देखिए सर, अभी तक चुनाव आयोग और बीजेपी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे के रूप में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो भी अपनी सीमा से बाहर जाकर उसमें किया है। मैं पत्रकार होने से पहले सरकारी मुलाजिम था, स्कूल में मास्टर था सरकारी, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कराए मैंने। मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 रहा, पीठासीन अधिकारी तो नहीं था मैं। हमने देखा है कि जो मतदान अभिकर्ता जैसे कहा जाता है वो क्या होता है और अधिकारी क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ये जो राह गलाप रहा है, और देखिए बहुत कामयाब तरीके से उसने संदेश दे दिया समाज कि सिर्फ 2 शिकायतें मिली, इतने सारे राजनीतिक दल हैं इस संवैधानिक लोकतंत्र में, और न्याय की आसंदी के सामने तो एक भी व्यक्ति अगर न्याय की गुहार लगाए तो पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों चाहिए थी कि 12,000 शिकायतें आती बिहार से? अगर कोई 2 लोग ये बता रहे थे ये गलत हो रहा है, जीवित लोगों को मृत मान लिया गया है, मृतकों के नाम सूची में शामिल कर लिए, 0-0 पता लिखा है, तो इसमें सैकड़ों शिकायतों की फरियाद की कहां जरूरत? लेकिन असर क्या हुआ सर? देखिए, बड़े बड़े विद्वान सोशल मीडिया पर, अभी मैं देख रहा था हमारी आपकी मित्र सूची में है, खुद चुनाव लड़ चुके हैं कम से कम 5-7, वे राजनीतिक दलों को घरे आ रहे हैं, वे लिख रहे हैं कि राजनीतिक दल क्या कर रहे थे वोटर लिस्ट बनते समय, और इसी नैरेटिव पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कल, किसी ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि जो काम चुनाव आयोग का सरकारी तंत्र का था उसे सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं को सिर पर मढ़ दिया, और कल को अगर उसे वैधानिकता दे देंगे तो एक नई पहेली शुरू हो जाएगी। दूसरा आपने जो सवाल का पूछा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सोशल मीडिया। सर, मैंने 2017 में गांधी आश्रम वर्धा में एक भाषण दिया था, उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि जिस वक्त ये जो सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे, इन पर लोगों की सक्रियता बढ़ी थी, तब तक कांग्रेस पार्टी सो रही थी। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर, तब वो ट्विटर था, अब एक्स है, जब नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर हो चुके थे ट्विटर पर, तब तक राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल नहीं बना था। उस दौर में 2012-13 से लेकर पिछले 4-5 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया, उसका आईटी सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उनका झूठ 1-1 साल जीवित रहते थे, 2-2 साल उनका झूठ स्थापित रहता था। लेकिन जब कांग्रेस देर आयत दुरुस्त आयत के नाते चेती, उसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया सेल बनाए, जिलों में हर जिले में कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल बने, घोषित रूप से बाकायदा सोशल मीडिया सेल बनाए गए। सुप्रिया सुले चेयरपर्सन है। अब बीजेपी का झूठ 5 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रहता। न नरेंद्र मोदी का, न अमित शाह का, न भारतीय जनता पार्टी का, न उनके प्रवक्ताओं का। अधिकतम 5 मिनट लगते हैं, वो कोई भी तर्क रखते हैं। विभाजन के लिए गांधी नेहरू जिम्मेदार थे, 5 मिनट के अंदर दस्तावेजी प्रमाण आ जाते हैं कि भारत विभाजन या द्विराष्ट्र का पहला सिद्धांत सावरकर ने 1938 में रखा। तो अब उनका झूठ नहीं चल पा रहा, इसलिए भविष्य कौन जानता है, हम नहीं जानते। पर नरेंद्र मोदी सचमुच जिस सीढ़ी से, जिस जीने से चढ़कर छत पर पहुंचे थे, वही सीढ़ी अब उस तरफ उतारने का काम कर रही है। इसका अंत में एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नरेंद्र मोदी का सदन का भाषण, दोनों तुलनात्मक रूप से सोशल मीडिया पर देख लीजिए। 97 लाख लोगों ने शुरुआती 24 घंटे में देख लिया था, उसके बाद तो करोड़ों लोगों में पूरे विश्व में राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जा चुकी। नरेंद्र मोदी के भाषण या सदन में दिया गया भाषण इतना कम लोग देखते हैं। जिस समय लाइव होता है संसद टीवी पर, नरेंद्र मोदी के अपने यूट्यूब चैनल पर, उनके ट्विटर हैंडल पर लाइव होता है, तब भी कुछ हजार या कुछ लाख लोग देखते हैं। वहीं राहुल गांधी जब बोल रहे होते तो उनको देखने वाले लाइव में कई गुना ज्यादा होते हैं।
इसी तरह से पिछले कई सालों में, पिछले संसद के कई सत्रों से लेकर सार्वजनिक सभाओं, राहुल गांधी को देखने वाले, सर्च करने वाले, सुनने वाले सोशल मीडिया पर हजारों गुना बढ़ रहे हैं। ये वोटों में बदलेंगे कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत पिछड़ रहे हैं सोशल मीडिया में, संसद से लेकर सड़क तक और अदालत की लड़ाइयों से लेकर जनता के बीच की लड़ाइयों तक। राहुल गांधी देखा जाए तो आग में तप रहे हैं। मैं बार बार ये मानता हूं और कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर मनमोहन सिंह की सरकार में यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बन गए होते तो शायद बहुत जल्दी उनका पतन होता, शायद वे विफल हो जाते। लेकिन अब वे आग में तप कर निकल रहे हैं। कोई मौका आया, अगर वे प्रधानमंत्री बने, यद्यपि मेरा इसमें मत बाकी लोगों से अलग है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जिस दिन सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, खुदा न खास्ता बहुमत हुआ, पूरा गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए नाम प्रस्तावित करेगा, वे टी शर्ट ऊपर करते हुए डाइस पर जाएंगे और कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, किसी और को चुन लीजिए। ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिलहाल देखते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार मात खा रहे हैं, ब्रांड राहुल गांधी।